Good afternoon, everyone. In the last lecture, we learned about the applications of radiopharmaceuticals. So, in this lecture, we'll be learning about the hazard associated with radiopharmaceuticals. यानी कि रेडियोफार्मास्यूटिकल्स की वजह से हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किसकी वजह से क्या-क्या हजार्ड्स कॉज हो जाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. The possible risks from radiation are limited to those effects resulting from altered individual cells and include induction of cancer, genetic effects, and effects on an embryo. Effects such as cell depletion of a fine marrow, and impaired fertility or sterility are associated with diagnostic pharmaceuticals. यानी कि जब हमारा डायग्नोस्टिक रेडियोफार्मास्यूटिकल्स हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो सेल डैमेज हो जाती है या हमारे जो कैंसर हमें इंड्यूस हो जाता है, जेनेटिक इफेक्ट्स का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या हमारे कुछ एम्ब्रियो के इफेक्ट आ जाती है. तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो जाता है, ये सब चीजें जब हमारे बॉडी में हो जाती है तो क्यों हो रही है, क्योंकि हमने हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल को यूज किया हुआ था और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है. The following hazards of radiation exposure and relative risk of such effects are observed. और ये जो हमने hazards बताए हैं, अब हम इनको एक एक करके इनको पढ़ेंगे. First is induction of cancer. Cancer induction is probably at the greatest risk to humans exposed to low level of radiation. जो हमारा कैंसर है ना, ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क पे होता है ह्यूमंस के लिए जब हम लो लेवल्स ऑफ रेडिएशन के कॉज में आते हैं. यानी कि चाहे रेडिएशन कितना भी लो हो, हमारे पास कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर इन ह्यूमंस आर ब्रेस्ट, थायराइड, लंग, ल्यूकेमिया एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट कैंसर. अब ये रेडिएशन की वजह से हमें कौन कौन से कैंसर हो सकते हैं, या तो हमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो सकता है, हमारे लंग्स में कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, और एलिमेंट्री कनाल ट्रैक्ट जो है हमारी, उसके अंदर भी हमारा कैंसर हो सकता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस comes from the survivors of the 1945 हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट. यानी कि 1945 में जो जापान के जो दो हमारे शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, तो वहां पे एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था. और फिर वहां से जो उनके सर्वाइवर्स है उन्होंने बताया कि उनको इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. सेकेंड इज जेनेटिक डिफेक्ट. द स्टिमुलेशन ऑफ जेनेटिक रिस्क इन ह्यूमंस इज बेस्ड ऑन एनिमल स्टडीज. तो जो हमारे जेनेटिक रिस्क जो है ह्यूमन के अंदर, तो इसकी जो स्टिमुलेशन है वो हमने कहाँ से करी हुई है, एनिमल स्टडीज के अंदर. Since there is no significant demonstration of radiation-induced gene mutation in human, क्योंकि इस तरीके की कोई डेमोन्स्ट्रेशन या डेमो हमारे पास आया ही नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि रेडिएशन की वजह से जीन म्यूटेशन ह्यूमंस के अंदर हुआ है. पर हाँ, एनिमल्स जब हमारे इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर जरूर जेनेटिक हमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलता है. Thus, the risk of genetic defect in child of a patient who had undergone diagnostic test using रेडियो न्यूक्लाइड इज इनसिग्निफिकेंट. और हम जो ये बात कह रहे हैं कि जब हम किसी भी रेडियो न्यूक्लाइड के कांटेक्ट में आएंगे तो कोई जेनेटिक इफेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो रिस्क होता है किसी भी जेनेटिक इफेक्ट किसी चाइल्ड के अंदर होने में, जिसका जो उसकी मदर जो है जिसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करा हुआ है जिसके अंदर रेडियो न्यूक्लाइड यूज हुआ है, तो हम इस लेवल को कि इसकी वजह से, क्योंकि डायग्नोस्टिक एजेंट एक प्रेग्नेंट लेडी ने यूज किया हुआ है, तो उसका जो बेबी है, चाइल्ड जो है हमारा, वो उसको जेनेटिक डिफेक्ट होंगे, ये चांसेस होने बहुत ज्यादा कम है. अब है थर्ड इज इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियो. द मेजर इफेक्ट्स ऑफ हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन ऑन द एम्ब्रियो आर डेथ, malformation एंड reduced growth. अब जब ये इफेक्ट एम्ब्रियो पे क्या ला रहा है कि जब हम रेडियो न्यूक्लाइड्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है या तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो उसका जो फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है. यानी कि अगर हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा 4 मंथ्स है, 2 मंथ्स है या 5 मंथ्स है, तो उस टाइम की जो ग्रोथ होगी जो एक नॉर्मल बेबी की, उस ग्रोथ से इसकी हमेशा कम ग्रोथ होगी. Second, the stage of gestation during which the mother is irradiated is of major importance in determining effects as differentiating organ system is most sensitive at that time. यानी कि जब हमारा gestation period यानी कि प्रेगनेंसी का जो हमारा पीरियड चल रहा होगा, तो उस टाइम हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे जो हमारी मदर है उसका कांटेक्ट हुआ था हमारा रेडिएशन के साथ, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो रेडिएशन का यूज हुआ है इसकी वजह से कौन सा जो ऑर्गन है वो इफेक्ट होगा.
During the period of organosis, about 11 to 50 days after fertilization, congenital malformation and retarded growth are most likely consequences of radiation damage, and after organogenesis, growth retardation is the major effect from high doses. अब क्या होगा जब हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस का पीरियड चल रहा होता है, ये कौन सा पीरियड है ऑर्गेनोजेनेसिस का? जब हमारा फर्टिलाइजेशन के 11 से 50 दिन हो जाते हैं, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको हम ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस टाइम पे हमारा जो कंजेनाइटल का जो हमारा एम्ब्रियो हम बात कर रहे हैं, उसका मेल फॉर्मेशन हो सकता है, या तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा कम हो सकती है। क्यों हो रही है? रेडिएशन की वजह से हो रही है। और जब हम हमारा हाई डोजेस में आ जाता है हमारा रेडिएशन, तो उसकी वजह से भी हमारा जो रिटार्डेशन की जो ग्रोथ रिटार्डेशन जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। And last is lactation. The use of radiopharmaceuticals during lactation involves a risk as the retardation passes in breast milk. अब क्या होगा जब लैक्टेशन का टाइम होता है, यानी कि लैक्टेशन का मतलब हो गया है जबकि हमारा जो बेबी है वो मदर मिल्क के ऊपर फीड करता है। तो अगर इस टाइम पे जो भी लेडी है वो अगर किसी रेडियो फार्मास्यूटिकल के कांटेक्ट में आ सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि इस ये जो रेडिएशन है वो पास कर जाए बेबी के अंदर ब्रेस्ट मिल्क से। Second is therefore a safe interval between administration of radiopharmaceutical and resumption of breastfeeding should be observed. और तो हमें ये ध्यान रखना है चाहिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है और जो ये रेडियो फार्मास्यूटिकल के साथ जो मदर का कांटेक्ट आया हुआ है, इसके बीच में हमें एक सेफ इंटरवल रखना पड़ता है, ताकि जो है हमारा जो रेडिएशन है वो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर ना हो जाए। इसका एक एग्जांपल है TC99 when administered breastfeeding should be discontinued for 24 आवर। यानी कि जो ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि TC99 जो हमारा आइसोटोप है, जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे हमारी मदर के अंदर, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको हमें 24 आवर्स के लिए रोकनी होगी।